हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले जो प्रीवियस लेसन हो चुका है, हमने उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करवा दिया है। आज हम यहाँ पर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करवाएंगे। आज कॉन्ट्रैक्ट को रिलेट करते हुए सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से होती हैं। वैसे तो आप पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे टाइप्स जानते होंगे, जिनमें आप वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को शामिल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह से होते हैं। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिनमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, जबकि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें कंडीशन होती है, वो कंडीशन पर ही बेस होते हैं। पहले आप एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। एब्सोल्यूट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें प्रोमिसर के द्वारा अपनी जो परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया जाएगा उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। जैसे कि अगर ए ने कहा बी से कि वह उसे एक कार 2 लाख रुपए में बेचेगा, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में वो एब्सोल्यूट है। जब ए अपनी कार बी को देगा तब बी उसे 2 लाख रुपए देगा, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहीं पर अगर मैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनसर्टेन इवेंट पर बेस होते हैं। किस पर बेस होते हैं? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर बेस होते हैं, जो कि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं। सिंपल समझो, अगर ए ने बी से कहा कि ए बी को 1 लाख रुपए देगा, क्यों? वो तब देगा जब जो शिप अभी मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। जब वह शिप 1 महीने के भीतर लौट कर आ जाती है, तब यहाँ पर जो ए है वो बी को 1 लाख रुपए दे देगा। यहाँ पर इस शिप का वापस आना या ना आना एक फ्यूचर इवेंट है, एक कंडीशन पहले से ही लगा दी गई है। तब हम इन कॉन्ट्रैक्ट को ही यहाँ पर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर मैं आज के लेसन की बात करूँ, तो आज के लेसन में मैं आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और इसके रिगार्डिंग जो इसके रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनके बारे में बताऊंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 31 जो है वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को बताता है। वहीं पर बाकी के जो और सेक्शन है 32 से लेकर 36 तक के सेक्शन वो इसके इन्फोर्समेंट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे और समझेंगे। सेक्शन 31 में इसकी डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल। यहाँ पर इस कोलैटरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर सेकेंडरी होता है। टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ बाय एग्जाम्पल। अगर ए और बी में एग्रीमेंट हुआ कि ए बी को 2 लाख रुपए पे करेगा। कितना? 2 लाख रुपए बी को वह पे करेगा। क्यों? वो इस शर्त पर, इस कंडीशन पर पे करेगा कि जो शिप अभी रवाना हुई है, अगर वह शिप वापस आ जाती है तब यहाँ पर ए बी को 2 लाख रुपए पे कर देगा। तो यह इवेंट है वो कैसा है? नॉट टू डू और टू डू। किस ऐसी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हो रहा है वो किसी ऐसी बात को लेकर हो रहा है जिसका होना या ना होना, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, इसका होना या ना होना एक फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है कि अगर भाई वो शिप वापस आ गया
तो बी को 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा। तो हम इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम यहाँ पर यही जानेंगे कि यह इन्फोर्सेबल कब होते हैं, इसके रिगार्डिंग रूल्स क्या हैं। 32, 33, 34, 35 और 36 में इसके रिगार्डिंग रूल्स हैं, जिन्हें हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला रूल, ऑन इवेंट हैपनिंग सेक्शन 32। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल की बात करी थी तो एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे। इसमें आप ये समझिए, जो यहाँ पर ए है और बी, दो पार्टी हैं। ए कहता है बी से कि यहाँ पर ए के पास जो कार है, वह अपनी कार वह बी को 3 लाख रुपए में बेच देगा। ये इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि यह जो डील है वो इन्फोर्सेबल तभी होगी। कौन सी कंडीशन लगा दी, यह डील यहाँ पर इन्फोर्सेबल तभी होगी जब ए ने इस कार के लिए यह ऑफर पहले से ही सी को बना रखा है। जब सी इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर देगा ना, जब सी इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर देगा, हम उसके बाद ही यहाँ पर इस डील को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद ही यह डील जो ए और बी में हुई है वो इन्फोर्सेबल होगी। तो ऑन इवेंट हैपनिंग, कौन सी कंडीशन लगा दी इन्होंने, ये कंडीशन लगा दी जब यहाँ पर अब सी रिफ्यूज़ कर देगा ना, उसके बाद ही जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच हुआ था वो तब यहाँ पर इन्फोर्स हो पाएगा। नेक्स्ट है ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग सेक्शन 33। चलिए ठीक है, ये समझते हैं। एग्जाम्पल है, ए और बी में एग्रीमेंट हुआ। ए ने कहा बी से कि वो उसे पूरे 5 लाख रुपए देगा। क्यों देगा, कि जो शिप अभी रवाना हुआ है, अगर वो शिप लौट कर नहीं आता है। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं नॉट हैपनिंग, ये चाहते हैं काम ना हो। अगर वो शिप वापस नहीं आता है, तब यहाँ पर जो ए है वो बी को 5 लाख रुपए दे देगा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पर यह पता चलता है कि जैसे ही वो शिप गया था उसी समय वो शिप डूब गया। इसका मतलब क्या चाहते थे पार्टीज यह चाहते थे कि वो शिप वापस ही ना आए लौट कर, और यही हुआ कि वो शिप डूब गया। अब यहाँ पर यह एग्रीमेंट, यह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, पार्टीज के बीच में इन्फोर्सेबल मान लिया गया। ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, अगर एग्रीमेंट ऐसी किसी बात पर है जिसमें उसका होना या ना होना किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर डिपेंड करता है, तब वो इन्फोर्सेबल कब होगा। अब समझना, ए ने बी से प्रॉमिस करा कि ए बी को 7 लाख रुपए पे करेगा अगर बी सी से मैरिज कर लेता है। तब यहाँ पर ए बी को 7 लाख रुपए पे करेगा, पर सी ने डी से मैरिज कर ली। अब बी और सी की मैरिज तो क्या हो गई, इम्पॉसिबल हो गई, नहीं हो सकती अब तो। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में इन्फोर्सेबल, जो यहाँ पर अब एग्रीमेंट है जो ए और बी के बीच इन्फोर्सेबल होना था, वो अब इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बात क्या हुई थी, बात ये हुई थी बी और सी की मैरिज होने की बात हुई थी, तब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता। पर सी ने डी के संग मैरिज कर ली है, इसलिए अब वो एग्रीमेंट जो ए और बी के बीच में था वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसका इन्फोर्सेबल होना तो सी के कंडक्ट पर डिपेंड कर रहा था। क्लियर हो गई बात। ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन फिक्स टाइम। चलो समझ लो इसे। ए ने कहा बी से कि ए बी को 3 लाख रुपए पे करेगा अगर जो शिप अभी गया है ना वो लौट कर आ जाता है। लेकिन कब, उसने पहले ही कह दिया, फिक्स टाइम कर दिया, अगर वो शिप 1 साल में लौट कर आ जाता है तब वहाँ पर ए बी को 3 लाख रुपए देगा। अब यहाँ पर यह शिप है ना, ये समझ लो,
ये शिप विद इन 8 मंथ्स, 8 महीने में ही वापस आ गया। एग्रीमेंट क्या हो गया, यह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इन्फोर्सेबल हो गया यह कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन लगाई थी उसको 1 साल में लौट कर आने की, वो 8 महीने में ही लौट कर आ जा रहा है, इस वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, यह कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो गया। अब इसी में एक बात समझो, अगर ए ने बी से कहा कि वह उसे 7 लाख रुपए देगा, क्यों देगा? अगर जो शिप अभी गया है वो शिप लौट कर नहीं आता है। अब उसने कंडीशन क्या कर दी, नॉट हैपनिंग, वो शिप लौट कर नहीं आता है अगर विद इन 2 ईयर्स तक, अगर वो लौट कर नहीं आया तब ए बी को 7 लाख रुपए पे करने का प्रॉमिस करता है। आगे जाकर पता चला कि वो शिप क्या हो गया, डूब गया है, इसका मतलब वो लौट कर नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर ए बी को 7 लाख रुपए पे करेगा, क्योंकि अब उनका यह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इन्फोर्सेबल मान लिया गया है। एक और एग्जाम्पल है, अगर ए ने बी से कहा कि ए बी को 10 लाख रुपए देगा अगर जो शिप अभी गया है वो वापस आ जाता है, कब, विद इन 1 ईयर, अगर वो वापस आ गया तो वह उसे 10 लाख रुपए देगा। लेकिन यह पता चला कि यह शिप जब गया तब उसी समय डूब गया था, मतलब वापस आने की उम्मीद खत्म, वो वापस नहीं आएगा। अब क्या यह एग्रीमेंट जो बिटवीन ए और बी हुआ, क्या ये इन्फोर्सेबल हो पाएगा? बताइए, नहीं, ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टीज ने कंडीशन रखी थी कि वह शिप वापस लौट के आना चाहिए, पर यहाँ पर वो तो शिप डूब चुका है, वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो सकती है। इस वजह से यह एग्रीमेंट, यह कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अगर आप कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इम्पॉसिबल बात के लिए करते हैं तो वह अपने आप में ही वॉइड होता है, वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, ए और बी में एग्रीमेंट हुआ, ए ने कहा कि वह 2 लाख रुपए इस बी को देगा अगर यह बी सी से मैरिज कर लेता है, अगर यह बी इस सी से मैरिज कर लेता है तो वह 2 लाख रुपए बी को मिल जाएंगे। लेकिन एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट के टाइम पर ही सी मर चुकी थी। सी क्या थी, सी मर चुकी थी। अब आप खुद ही समझदार हैं, यह एग्रीमेंट जो बी और सी के लिए रखा गया था मैरिज के लिए, वो तो फुलफिल हो नहीं सकता था। तो अब यहाँ पर ए और बी का एग्रीमेंट किसी इम्पॉसिबल एक्ट को लेकर हो रहा था, इम्पॉसिबल इवेंट को लेकर हो रहा था, तो वो रिजल्ट क्या होगा, वो वॉइड माना जाएगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है। इसी के साथ फिर आज आपकी यहाँ पर क्लास हम कंप्लीट करवाते हैं।